गायब तो नहीं हो गया। मैंने कहा 3 महीने परीक्षा के बच्चे, मेरे को टॉप करना है। और बताते हुए खुशी हो रही है कि 3 महीने मैंने बहुत मेहनत की और एमए प्रीवियस में जो मेरा चौथा नंबर था, एमए फाइनल में मेरा पहला नंबर आया। फर्स्ट रैंक आई राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हिंदी माध्यम से। और लोगों ने ताज्जुब किया कि यार इधर से चुनाव भी लड़ दिया प्रेसिडेंट का और इधर से फर्स्ट डिवीजन मतलब फर्स्ट पोजीशन भी आ गई। तो सोचना पड़ेगा उसके लिए भी आपको। मैंने 3 महीने पहले सोचा, 10-15 घंटे में पढ़ता था डेली, करीब 12-13 तो कम से कम पढ़ता था और टारगेट लेके पढ़ता था। और जो मेरे और सेकंड के जो अंतर रहा, मेरे 69% आए और उसके शायद 65 रहे। 4% ज्यादा छलांग मारी मैंने टोटल ओवरऑल मिला करके। तो ये अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि आज बच्चों को मोटिवेट करने की, मुझे डॉक्टर मोहन जी ने कहा था मोटिवेट होने चाहिए हमारे बच्चे, तो वो चीज मैं बताना चाहूंगा। आपको बच्चों सोचना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, आपको घर में ये सोचना पड़ेगा। अच्छा, कहना पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं तो लोग कहते हैं मजाक करते हैं। मजाक मेरी भी हुई थी। जब मैं एमए प्रीवियस में पढ़ता था तो बाबा हॉस्टल में रहता था, तो 3 लड़के हमारे झुंझुनू के थे। वो 4 का एक टेबल होता है, तो टेबल पे वो जैसे खाना खाने जाते हैं ना हॉस्टल में, तो 3 पे बैठे थे, चौथी टेबल खाली थी। तो मैं जाके बैठ गया। तो उनका है उठ, ओ मीणा उठ, कुंजीलाल उठ। तो मैंने कहा यार क्यों उठूं, कि वो राजेश आएगा। तो मैंने कहा राजेश ने कोई ठेको ले लियो क्या, मैं भी बैठ सकूं भाई। तो थोड़ा दादागिरी भी रहती थी उस एरिया में बैठने की। तो मैं बैठ गया। तो मैंने मजाक में कहा, मैंने कह रहे हो झुंझुनू वालों, एक दिन तुम याद करोगे मैं तुम्हारे जिले का कलेक्टर लगूंगा। ये सत्य घटना बता रहा हूं मेरे जीवन की। 1990 की बात है। मैंने कहा तुम्हारे झुंझुनू जिले का कलेक्टर बनूंगा। तुम कलेक्टर को कहोगे यार ये कलेक्टर वही है जो हमारे साथ टेबल पे खाना खाता था। तो ये 90 में 3 वो बैठे, चौथा में बैठा, मैं बैठ गया। मैं ऐसे कह के खाना खा के अपना निकल गया। लंच की डिनर की बात थी ये। दूसरे दिन जब लंच करने आया तो गिलास में घी रख के रखते थे। पता नहीं आजकल के बच्चे खाते हैं नहीं खाते, हम तो घी खूब ले जाते थे बर्नी भर के। तो जब मैं सीढ़ियों से उतर रहा था तो सारे झुंझुनू वाले एक लाइन में लग के खड़े हो गए, कुछ 20-25 लड़के, और मेरी मजाक बनाने के लिए, हाँ झुंझुनू कलेक्टर साहब पधार रहे हैं, झुंझुनू कलेक्टर साहब आइए। मैंने कहा यार रात को खाने के लिए बोला था, वो तो मेरी क्यों, मतलब वो कहते हैं ना क्या कहते हैं उसको, रैगिंग। तो मेरी रैगिंग करने लग गए वो कि नहीं झुंझुनू कलेक्टर साहब ही बोलेंगे अब तो तेरे को। ये 90 की बात है। मेरे साथी आज भी कहते हैं यार तू जो बोलता है वो हो जाता है। और 90 के बाद टारगेट तो 87 में ही तय कर लिया था। 90 के बाद देखो मेरा सिलेक्शन हुआ लेक्चरर में, फिर आरपीएससी दिया तो आरपीएस बना, फिर आईएएस देना शुरू किया तो पहली बार मैं आईआरएस बना, उसके बाद में आईपीएस बना आंध्रा कैडर में, फिर लास्ट में आईएएस बना। लेकिन टारगेट छोड़ा नहीं मैंने। और लोग कहते हैं ना भाई शादी कर देते हैं ना तो लड़के पढ़ना बंद कर देते हैं। मेरी शादी बीए में हो गई थी। एग्जाम के दिन मेरे ये डॉक्टर कई लुगाई आई कौन थारी डॉक्टर कौशल्या, ध्यान है ना, मेरे बड़े बेटे का जन्म हॉस्पिटल में डॉक्टर कौशल्या थी 90 में, उन्होंने डिलीवरी कराई थी सांगानेरी गेट हॉस्पिटल। सुबह 9 बजे हमारी एग्जाम, मेरी एग्जाम थी आईएएस की 22 दिसंबर 1994 को, और रात को 1-1:30 बजे मेरे बड़े बेटे का जन्म हुआ था। हॉस्पिटल से मैं एग्जाम देने गया था। तो एग्जाम अगर आपका टारगेट है तो परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो आप कर सकते हो। आपको पहले अर्जुन की आंख का अपन ने उदाहरण देख रखा है ना, कि सारे राजाओं से पूछा कि आपको क्या दिख रहा है, तो उसको केवल वो मछली की आंख दिख रही थी, कि मुझे केवल और केवल मछली की आंख दिख रही है कि मेरे को मेरा लक्ष्य साधना है। तो ये बच्चे अगर आज ये तय कर लें कि उनको उनका लक्ष्य साधना है, अगर वो डॉक्टर बनना चाहें, कोटा में कोचिंग कर रहे हैं तो डॉक्टर बनना है, उसके बाद कोई आगे टारगेट रहे वो करना है, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपका लक्ष्य तय करना है और उस लक्ष्य के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, और उस पढ़ाई के लिए आपको मेहनत करनी है, आपको घंटों तक उसके लिए विचार करना है। केवल कागजी किताब पढ़ने से आप नहीं बन पाओगे, आपको सोचना है। पढ़ते भी कैसे, मैं वो भी आज बता सकता हूं आपको, कि पहले पढ़ने से पहले जैसे 2 चैप्टर पढ़ लिया आपने, उसके बाद 2 घंटे तक या 1 घंटे तक आप उस चैप्टर के बारे में आंख बंद करके मनन करिए कि मैंने आज जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, और उसके बाद उसको मनन करके लिखिए। और जब भी कोई एग्जाम देते हैं आप, जैसे अभी एग्जाम का टाइम आ रहा है फरवरी, मार्च, अप्रैल में, नॉर्मली अप्रैल के आसपास एग्जाम हो रही है, पहले परीक्षा खुद दे लीजिए। मैं 3 बार यूपीएससी में गया,
मैं क्या करता था, 2 बार तो मैंने अच्छी पढ़ाई की, तीसरी बार आईएएस में मैंने बहुत कम पढ़ाई की, क्योंकि मैं बॉम्बे कस्टम्स में था और वहीं से आया था, आईपीएस मेरी जेब में था, तो मैंने एक्सटेंशन ले रखा था। तो मैं मॉक एग्जाम, जैसे मॉक इंटरव्यू चलते हैं ना आजकल कोचिंग में, ऐसे मॉक एग्जाम देता था 3 घंटे, जैसे 11 से 2 हमारी एग्जाम होती थी उस टाइम पे। तो 11 बजे सेम उसी टाइम पे बैठ जाता था, किताब कॉपी और कुछ नहीं, जैसे एग्जाम ही हो रही है मेरी, उसी हिसाब से मैं घंटों एक एक सब्जेक्ट का एक एक मॉक एग्जाम देता था और कम से कम 5-6 बार पेपर दे चुका होता था और अपने पेपर को अपने सीनियर्स को देता था या अपने प्रोफेसर्स को देता था कि वो उसको चेक कर ले और फिर वो मार्किंग कर ले। और मेरी भगवान की दया से जब पढ़ता था तो इतनी अच्छी मार्किंग होती थी कि जितने नंबर मैं खुद परीक्षा देते मार्किंग करके आता था, उससे 1-2%, 1-2 नंबर ही ऊपर कम आते थे, मैक्सिमम 5% का अंतर आता था। जैसे मान लीजिए मैंने जब आरएस की एग्जाम दी थी तो मैंने 974 नंबर लिखे थे उसमें अपनी रिटर्न में और मेरे शायद 972 आए थे। आईएएस के एग्जाम में 1122 मैंने जोड़े थे और 1124 आए थे। तो जो आपकी खुद की एक्यूरेसी है ना मन में, वो ये रहनी चाहिए कि मैं उसकी कॉपी खुद चेक कर लूं। मैं जब पहली बार आईएएस का इंटरव्यू देने गया तो मेरे से सबसे पहला सवाल कर लिया कि मिस्टर मीणा, राजस्थान से सारे मीणा आते हैं, क्या कारण है? आपने पूरे राजस्थान का क्या नाम से हक ले रखा है आदिवासियों का? ये मेरा सवाल हुआ और वो मेरा पहला इंटरव्यू था यूपीएससी का। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि पहला इंटरव्यू देता तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन गलती हो गई तो मैं गुस्सा आ गया कि यार ये कैसे कह दिया। मैंने कहा मीणा है, मेहनत करते हैं, इसलिए सारी मेहनत का फल हम लेते हैं, हमको ऐसे थोड़ी आगे। तो एक जो चेयरमैन था मिस्टर कुरैशी करके, वो कहने लगा नहीं हम सुबह से एग्जाम में बैठे हैं, इंटरव्यू में बैठे हैं यूपीएससी का, आपका 5वां 6ठा महीने हो, आप 5 महीने हमने सुबह से निकाल दिए, तो आप ये कैसे कहते हो आप? मैंने कहा मेहनत करते हैं तभी तो 6 महीने आ गए। तो मैं उससे लड़ लिया और लड़ने का खामियाजा क्या भुगतना पड़ा कि 300 में से मेरे 75 नंबर दिए, मात्र 25% नंबर आए मेरे पहली बार जब मैं सेलेक्ट हुआ था। और उस टाइम में आईआरएस बना था, मेरे रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर थे, आई थिंक एसटी में मेरे 2रा या 3रा नंबर था रिटर्न में, लेकिन चूंकि वो मीणा वाली कर बैठे ना कहीं कहीं, तो मीणा वाली कर बैठी मैंने। लेकिन उसका देखो बस अच्छा रहा। कई बार जो कहते हैं ना कि अच्छा कैसे रहा, वो भी मैं बताना चाहूंगा। अगर उस टाइम पे मैं आईएएस बन जाता तो मेरे को राजस्थान कैडर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि उस टाइम पे हमारी बीना मीणा, आपने नाम सुना होगा, एक ऑफिसर है हमारी यूपी कैडर में, उसकी पहली रैंक आई थी पूरे इंडिया में, हिंदी मीडियम से फर्स्ट आई, 33 रैंक आई थी उसकी पूरे इंडिया में, तो उसको भी यूपी कैडर मिला। तो अगर मेरे को 25 नंबर और आ जाते, 300 में से 100 आ जाते, तो मेरा आईएएस में नंबर आ जाता। तो खिल्ली राम जी हैं, अशोक है, ये 92 एग्जाम की बात बता रहा हूं। तो किस्मत अच्छी थी, भगवान को कहीं न कहीं यहां भेजना था मुझे राजस्थान की सेवा करने के लिए, तो उससे लड़वा भी दिया और नंबर भी कम ले गए और नौकरी। दूसरी बार मैंने एग्जाम दिया, वही इंटरव्यू तक पहुंचा तो मैं आईपीएस में आया। तीसरी बार दिया तो आईएएस में आया। आईएएस की भी एक कहानी है कि जब मैं आईएएस के एग्जाम दे रहा था तो आज वो दुनिया में नहीं है, मेरा मित्र अनिल काकस है, उसका नाम अभी थोड़ी देर पहले डेथ हो गई उनकी। तो वो और मैं पास की टेबल पे एग्जाम दे रहे थे, तो वो मेरे को उठा के ले गया, आईपीएस के टाइम की बात है। तो मेरे 3 नंबर से मैं आईपीएस में रहा, यानी 3 नंबर ज्यादा आ जाते तो मैं आईएएस बन जाता 93 के एग्जाम में। तो एक खिलाड़ी का नाम लिखना था जो मेरे को आता था, तो उसने कहा उठ यार चल। मैंने कहा यार ये खिलाड़ी का नाम लिख के चलता हूं मैं। तो बोलता है नहीं इससे कौन सा तू आईएएस बन जाएगा यार, ये हकीकत बता रहा हूं मैं अपने लाइफ के साथ। तो मैंने कहा यार मेरे को नंबर की बात नहीं, मेरे को नाम आता है इसका, अरे उठ यार। तो मैंने कहा चल भाई, हम चल दिए। और जब रिजल्ट आया तो मेरे 1124 नंबर थे और 1126 वाला आईएएस था और मैं आईपीएस था। मैं रात भर रोया और अनिल को खूब गाड़ियां दी। मोबाइल तो चलते नहीं तो उसके घर पर चला गया। मैंने कहा 13:30 बजे से मेरे 2 नंबर की जगह होते तो मैं 1126 होते और मेरे को आईएएस मिलता, और मेरे को आईपीएस में आंध्रा कैडर जाना पड़ रहा है, पता नहीं भाषा भी नहीं सूंघूंगा मैं। तो उसने कहा यार अब गलती है भाई, सॉरी है, बात तो सही है, 5 नंबर आ रहे थे। बात गई, रात गई, आंध्रा मिला। मैंने कहा यार 13 बजे से मिला। उसके बाद में मैंने दोबारा दी, राजस्थान कैडर मिला, आईएएस हुआ। फिर वो मेरे पास आया गाली देता हुआ, साला मैं 5 नंबर नहीं छुड़वाता तेरे को। तो उस टाइम जो आईएएस बना था ना, उसको आसाम कैडर मिला था एसटी के लास्ट को, तो मुझे आसाम कैडर मिलता अगर वो 5 नंबर मेरे नहीं छुड़वाता। तो आप देखिए परिस्थितियां कहां कैसे मोड़ लेती है कि 25% नंबर कम आए तो आईआरएस बना, नहीं तो पहले आईएएस बन जाता, पता नहीं कहां जाता, रिटर्न में अच्छे थे। दूसरी बार 5 नंबर के सवाल के चक्कर में मैं क्या नाम से
अगर आईएएस आ जाता तो आसाम कैडर में जाता, उसके घर लड़ने गया और उसको कहा यार मेरे को आईपीएस में आंध्रा जाना पड़ रहा है तेरे 5 नंबर के चक्कर में, और दोबारा वही आया मेरे 5 नंबर कम नहीं करवाता तो तू आसाम में सड़ता। परिस्थितियां कैसे उतार चढ़ाव करती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों, आपको अपना ये टारगेट करना है कि आपको वहीं पहुंचना है जहां आपने सोच रखा है, और सोच बहुत जरूरी है आपकी। मैं आपके लिए इतनी बात करना चाहूंगा। अब मैं समाज के लिए निवेदन करना चाहूंगा, सभी अच्छे हमारे वरिष्ठ और राजस्थान के सभी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वास्तव में इस हॉस्टल की हालात अच्छी नहीं है, और जैसी घोषणा हो चुकी है, मैं और डॉक्टर साहब अब जब वो देने आए थे कार्ड मोहन जी, तो मैं उस दिन मेरा बिजली विभाग में था, और जापान का 15 तारीख से आज से टूर शुरू हुआ है, तो मैं जापान में 15 से 23 तक की कोई ट्रेनिंग आई थी मेरी, जा रहा था मैं। तो मैंने इनको कहा डॉक्टर साहब मेरी बड़ी इच्छा है आने की, लेकिन मैं आना चाहता हूं, मन है मेरा आने का, लेकिन मेरी जापान की ट्रेनिंग आ गई। तो इन्होंने कहा भाई साहब क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग तो सरकारी है, पर जैसे मेरा मन था ना, तो देखो उस मन ने मेरे को ला दिया। मेरा सोच था कि मैं यहां आना चाहता हूं, तो मेरी बदली कर दी और मैं जापान जाना बंद हो गया, आज यहां बैठा हूं। नहीं तो मैं आज जापान की फ्लाइट में, कहीं सिंगापुर के फ्लाइट में बैठा होता, पर मेरा मन था यहां आने का, तो मैं यहां ट्रांसफर के बाद आ गया। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब को सुबह, मैंने कहा यार मैं अभी यहीं रह गया, जापान तो नहीं जा रहा, कब आऊं मैं? बोला आप 12 बजे 1 बजे तक आ जाओ। तो अब यहां आने का पर्पज ये है कि हमको मिल करके, यहां डॉक्टर साहब से बात हुई थी मोहन जी से, इन्होंने कहा यहाँ 8 बीघा जमीन है हमारे पास। आई थिंक राजस्थान में जितने भी हॉस्टल बने हैं ना मीणाओं के, उसमें सबसे ज्यादा जमीन मुझे कह रहा है यहाँ है, एरिया वाइज। कोटा में भी इतनी जगह नहीं है, जयपुर में तो हो ही नहीं सकती, और शायद छोटे छोटे कई जगह, लेकिन 8 बीघा कहीं भी नहीं है। इस जमीन का हमको शाम को खाना कोमल अगर उनकी सौगन खार जाएगा, पहले जीजी की सौगन खाओ जा, भाया की सौगन खाओ जा, जीजी भायान को तो आजकल कोई पूछेगा नहीं, लेगी हो ना, जब तो काम करना ही पड़े हो। तो मैंने कटा दी सबन गुनिया। अब प्रस्ताव यह है जो मुझे मोहन जी ने बताया था कि हमारे समाज के सारे लोग मिलकर के अगर दौसा में कोई सीबीएसई पैटर्न का सामाजिक स्कूल खुल जाए, मतलब उसमें बच्चे भले सभी के पढ़े, लेकिन आपने देखा जैन समाज के कई स्कूल है, माहेश्वरी समाज के कई स्कूल है, हर अच्छे पढ़े लिखे समाज के सब जगह सोसाइटी बन करके बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज चल रहे हैं। हमारे समाज का अभी तक मैंने नहीं देखा। समाज का इंडिविजुअल मैं खोल सकता हूं, ये खोल सकता है, कोई कुछ भी करे व्यक्तिगत रूप से, लेकिन सामाजिक रूप से मैंने शायद मीणों का कोई सामाजिक रूप से कोई स्कूल नहीं सुना अभी तक। मेरा जो इनसे बात हुई थी मोहन जी से, एक प्रस्ताव है कि हम लोग उसको एक कमेटी बना करके, यहां जो 8 बीघा जमीन है उसमें से 4 बीघा या 3 बीघा ही चाहिए। सीबीएसई पैटर्न शायद दौसा में कोई स्कूल भी नहीं है जो मुझे बताया गया, एक है शायद वो सेंट मैरी या कौन सा है, उसके अलावा नहीं है। तो अगर समाज का कोई इसके सोच करके कमेटी बना करके और स्कूल चलाने का सोच सकते हो आप, तो उसका प्रस्ताव आपने मुझे बात की थी, मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूं। हाँ, उसको बिल्डिंग बनाने में आप कतई निश्चिंत रहें, भगवान बिल्डिंग बना देगा, ये मेरी गारंटी है। पूरी बिल्डिंग की गारंटी लेके जा रहा हूं आज मैं, पूरे भवन की, जितना भी लगेगा मैं कहीं न कहीं हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा, उसका चंदा आ जाएगा। हमारे समाज के लोग चंदा देने में बिल्कुल, दोनों ही बातें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन मैं अच्छा मानूंगा, मैं कभी बुरा नहीं मान, पॉजिटिव सोच का आदमी हूं मैं। हम कहीं न कहीं से सबसे चंदा इकट्ठा कर लेंगे। जयपुर का हॉस्टल जो लड़कियों का हमने बनाया, हम 2 मंजिल बना देते, आरडी साहब बैठे हैं, लक्ष्मण जी ने अध्यक्षता में वो बनाना शुरू किया, मुझे बुलाया, वो 5 साल से क्या नाम से बन नहीं रहा था, 5 का 15 साल से जाके कहा यार अपन को बनाना है। हमने उसमें पूरा सहयोग किया, और सहयोग करके आज वो 75 कमरों का लड़कियों का छात्रावास बना हुआ है। उसमें 140 लड़कियां रह सकती है, 146 लड़कियां, आज वहां करीब 114 लड़कियां रह रही है, 129 हो गया। वार्डन साहब बैठे, मतलब वार्डन तो क्या, मतलब उसके संरक्षक वहां जो मौके पर देखते हैं हरिनारायण जी, 129 लड़कियां हैं। बीच में एक मुहिम चली और वास्तव में सही मुहिम थी कि साहब उसमें 4000 रुपए महीने लड़कियों के लिए ज्यादा है। तो हमने फिर सोचा कि यार बात तो सही है, ज्यादा है, क्या किया जाए, कहने से तो ज्यादा नहीं हो कम नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पानी का, बिजली का, चौकीदार का, मैस के उसका खर्चा लगता है, तो वो खर्चा कम नहीं हो सकता, तो 4000 को घटा तो नहीं सकते। तो एक नया तरीका सोचा हम अफसरों ने या मिलने वाले रेलवे के अफसरों ने किया, मैं तो बाद में जुड़ा हूं उससे, ट्राइबल हेल्पिंग हैंड, THH एक संस्था रजिस्टर्ड कराई, ट्राइबल हेल्पिंग हैंड, और हर एक आदमी ने उस पर योगदान देना शुरू किया। व्हाट्सएप पे उसका ग्रुप बना, क्राउड फंडिंग चल रही है उसकी,
अब तक उसमें करीब 17 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और 15 लाख रुपए बच्चियों के नाम से शायद उन्होंने दे दिए। वो व्हाट्सएप पे सारा चंदे का हिसाब देते रहते हैं, साहब इतना आया इतना गया। अब जो गरीब बच्चियां हैं जिनके परिवार में पढ़ाने की क्षमता नहीं है, उन बच्चियों का एडमिशन वहां उस ट्राइबल हेल्पिंग हैंड संस्था के पैसे से उन बच्चियों का किया जाता है। तो करने में हमारी सोच अगर अच्छी हो गई तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पैसा कभी भी बाधा नहीं बनेगा, ये मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं। लेकिन हमको करने की सोच रखनी पड़ेगी कि हम कैसे अच्छी चीज को सोच सकते हैं। आज उस ट्राइबल हेल्पिंग हैंड के नाम से हमने एक फंक्शन किया था, स्नेह मिलन इसी तरह से, और उसमें उस दिन घोषणा कराई थी, करीब 4 या 5 लाख रुपए की घोषणा हो गई थी उस दिन, एक दिन में। और वो ट्राइबल हेल्पिंग हैंड संस्था हमने ये तय कर लिया कि उसमें खूब चंदा आ जाएगा, तो बाद में उसमें जो गरीब बच्चियां पढ़ रही है उनको और आगे भी हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे समाज में एक ये अच्छी बात है कि अगर हम हमारे कर्मचारियों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं तो वो हमारी बात को स्वीकार करते हैं। और मैं कह सकता हूं कि मैं जब पशुपालन में था तो पशुपालन के डॉक्टरों को मैंने एक दिन मीटिंग बुला के निवेदन किया हाथ जोड़ के, मैं भाई डॉक्टरों यार, या हॉस्टल बन रही हो मीणान की छोरी, इनको कुछ दे दो भाई। तो सबको एक रिक्वेस्ट करने पर ही शायद 26 या 27 लाख रुपए एक दिन में दिए थे सारे डॉक्टरों ने। 29 लाख रुपए, देखो मैं तो भूल भी गया उस हॉस्टल में। और जब 2 मंजिल बन गई, तीसरी मंजिल के लिए हम बैठे थे तो मैंने कहा साहब ये 2 में तो ठीक नहीं लग रहा, तीसरी बननी चाहिए। तो उन्होंने कहा यार 2 का ही पैसा, कौन तीसरी की बात कर रही हो तू? तो मैंने कहा साहब पैसा आंसू को रुके, तुम तो एक बार घोषणा करो। नहीं नहीं, घोषणा कौन करा, तीसरी एक आरडी मीना साहब आज बैठे हैं, एकदम अड़ गए थे, नहीं आप बिल्कुल नहीं बनाएंगे। लेकिन बनाने वाला भी हमारा एक अफसर बैठा आया, माइंस में था। मैंने कहा भाई यार तू माइंस विभाग में है, कहे चूरा भाटा हमको यार सस्ती रेट पे दुआ दीजिए भाई, ईंट दुआ दीजिए सस्ती, रोड़ी दुआ दीजिए, बजरी दुआ दीजिए, हम पैसा देंगे, फ्री में कौन लिया। इन्होंने कहा साहब मैं रेट टू रेट दिला दूंगा, और हमने इसी तरीके से उस घोषणा को कर दिया। हाँ देखो एक बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर मोहनलाल जी और सत्यनारायण जी दोनों भाइयों ने मिलकर उसमें 5 लाख रुपए दिए हैं उसी हॉस्टल में। इन्होंने बाबूलाल जी ने 5 लाख रुपए दिए हैं, ये तो इन्होंने अभी लिख के दिए, पर बहुत लंबे लोगों ने, काफी लंबी लिस्ट है, करीब 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए का हिसाब है वो जो पूरा हॉस्टल बना है। तो मैं वो बात कह रहा हूं कि तीसरी मंजिल को बनाने का हमने सोचा तो किसी ने ईंट की यहां करी, इसने रोड़ी और उसकी बात करी, किसी ने बजरी की बात करी, सीमेंट वाले से मैं था जानकार तो मैंने उससे बात करी, और हमने इनकी इच्छा के विरुद्ध, कमेटी की इच्छा के विरुद्ध में हम शुरू करेंगे, और तीसरी मंजिल भी बन गई। तो 50 कमरे पर रुक रहा था, 75 कमरे हो गए। करने की इच्छा है तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, अभी दिल्ली में पीआर मीना साहब है, वो एक वहां एक कोचिंग करने के लिए हॉस्टल खोलना चाह रहे हैं, जमीन ले लिए, 5 करोड़ रुपए की जमीन खरीद लिए मीणा समाज के नाम से दिल्ली में। 5 करोड़ की जमीन हमने दिल्ली में, द्वारका में, जो लड़के आईएएस आईपीएस की कोचिंग के लिए जाते हैं उनको 20-25 हजार रुपए महीने का कमरा मिलता है हमारा राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में। और कई बच्चे जो हमारे इंटेलिजेंट है, गरीबी की वजह से वहां जा नहीं सकते, तो वो एक विचार किया भाई दिल्ली में एक हॉस्टल बनाए। अभी उस फंक्शन में आए थे टीएचएच के में दोनों, जेपी मीणा जी अपने पालड़ी वाले, वो रिटायरमेंट के बाद पूरा लगे हुए हैं। तो उनका यार कुंजीलाल दिक्कत आ रही है पैसे की, रपण को तू यहाँ तो हो गया, आप दिल्ली वाले पे काम करो। मैंने कहा साहब आप निश्चिंत मत रहो, आप तो एक बार उसकी नींव लगा दो। तो मार्च में शायद नींव लगाने का प्रोग्राम चल रहा है दिल्ली में, आईएएस आईपीएस की कोचिंग के लिए हॉस्टल बनाने का द्वारका में। और उसके बाद हमारे बच्चे यहां से निकल के दिल्ली में जाएंगे, उसमें क्या नाम से हमारा टारगेट है कम से कम 100 कमरे हम बनाएं, 5 मंजिल का प्लॉट, छोटा है 500 मीटर का है, 1800 मीटर का है शायद, 1800 गज का है। तो उसमें हम कम से कम 100 कमरों का या 200 कमरों का लेके टारगेट चल रहे हैं। और ईश्वर की दया जब बनता है ना, तो अभी 4-5 दिन पहले कई सीएसआर वाली कंपनी के लोग आए थे मेरे पास। मैंने कहा यार सीएसआर में तुम खर्चा तो करते ही हो, ट्राइबल के नाम पे कर सकते हो क्या? बोला साहब हम तो कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहीं न कहीं दिल्ली का हॉस्टल भी बनाया ही रहेगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा। क्योंकि सीएसआर में जो आजकल बड़ी कंपनियां होती है उनको अपने मुनाफे का 2% पैसा सीएसआर में लगाना पड़ता है, कंपनी की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं उसका सेक्रेटरी रहा हूं राजस्थान में सीएसआर का, तो मैंने वो पूरा देखा। तो उनको कहने की जरूरत है, उनको रिक्वेस्ट करेंगे हम कि भाई ये ट्राइबल के बच्चे पढ़ेंगे, पूरे राजस्थान के सभी जातियों के, तो खास करके ट्राइबल के, नॉट ओनली मीणा। हमने ऑल आदिवासी भीलवाड़ा हमने सब में रखा है, उसका नाम भी आदिवासी रखा है, केवल मीणा नहीं रखा आपको बस, ताकि उनके नाम से वहां के लोगों को ये नहीं लगे कि हम उनसे अलग है।
तो ट्राइबल का जो हॉस्टल बनेगा हमारा दिल्ली का, उसकी हमने शुरुआत कर दी है। फिर बच्चे हमारे गरीब वहां दिल्ली में जाएंगे तो उनको नॉमिनल कॉस्ट पे कमरा मिलेगा। तो हम अगर समाज के सभी लोग एक छत्र मिलकर के कोई बात करें, तो पॉजिटिव सोच रखते हुए अगर हम सकारात्मक काम करना चाहे तो ये काम आराम से हो सकता है। हमको टारगेट ये रखना है कि सामाजिक कार्य को एकदम अलग रखें। समाज के जितने भी सामाजिक प्रोग्राम होते हैं उसमें हमको एक होना है, और एक इसलिए होना है कि हम यहां क्यों हैं, इस मंच पर क्यों हैं हम, क्योंकि हम इन्वर्टेड कोमा में एक समाज के सदस्य, मीणाओं के सदस्य तो यहाँ है ना। तो एक बार हम हमारे समाज के रूप में जो काम कर रहे हैं हमें करना है। हमारे बीच में जेपी साहब आई गए, जेपी मीना जी, एमएल मीना साहब और केसी मीना जी, आ जाओ तीनों। आप सभी मंच पर पधारे, आपका तहे दिल से स्वागत है। जेपी मीना जी का साहब अभी जिक्र कर ही रहे थे, हमारे बीच में रिटायर्ड आईएएस अफसर है। एमएल मीना जी मंडावर के हैं, पीसीसीएफ राजस्थान के वन विभाग के प्रमुख, और केसी मीना जी हमारे सिकराय के अधिकारी हैं। आप भी सीसीएफ अभी जयपुर ही हैं, आप